वैशाली चैप्टर के द्वारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस सह यूट्यूबर सम्मान समारोह का आयोजन सीवी रमन यूनिवर्सिटी के सभागार कक्ष में हुआ, जिसमें आईपीएस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जहां आगंतुक सभी अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजक न्यूज 11 लाइव के पत्रकार अमित कुमार पांडे तथा युवा समाज सेवी किसलय किशोर ने फूल माला, शॉल एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान सोशल मीडिया से जुड़े विभिन्न पत्रकारों को मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विकास वैभव ने कहा, जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। लेकिन वैशाली केवल एक भूखंड नहीं थी, वैशाली एक अलग सोच थी। इस सोच को यदि हम समझ गए, हम समझ पाएंगे बिहार के उत्कर्ष का कारण क्या था और बिहार के पतन का कारण क्या हुआ। वैशाली क्या थी? यदि हम महाभारत को पढ़ेंगे तो उसमें वैशाली के राजवंशों की सूची पाते हैं। सबसे पहले कौन आए, उनके बाद कौन आए, उनके पुत्र कौन थे, और लगभग जितने भी महाजनपद या जितने भी जनपद भारत में रहे, सबकी व्यवस्था हुई, जिसमें कोई शासक आता उसके अगले उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र होता, पुत्र नहीं हुआ तो कोई और होगा जिसका चयन शासक ने किया होगा। वही स्थिति अंग में भी थी, मगध में भी थी, वैशाली में भी थी। लेकिन वैशाली में एक ऐसे शासक आए जो व्यभिचारी थे, जो अत्याचारी थे और जनता त्रस्त हो चुकी थी। उसे लगा कि ये व्यवस्था यदि चलती रही तो निश्चित इसमें जन कल्याण निहित नहीं है, और तब पूरे वैशाली में क्रांति आई, जिससे हमें लगा कि शासक का बेटा ही शासक बने ये उचित नहीं, शासक योग्य होना चाहिए। और तब योग्यता कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हम चुन सकते हैं, उस रूप में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ, जिसमें इस पूरे क्षेत्र में, जिसकी भौगोलिक सीमा मैंने आपको बताई, 60,707 गणराजा चुने जाते थे, और चुनकर प्रतिवर्ष इसी वैशाली के संग्रहागार में, जहां राजा विशाल का गढ़ अवशेष के रूप में स्थापित है, बैठकर अपने गणाधिपति को चुनते थे और प्रतिवर्ष ये क्रम चलता था। अब सोचिए, इस तरह माइक है, हम लोग इस कक्ष में है, करीब 100-150 लोग बैठे हैं, माइक नहीं हो तो बड़ी परेशानी होगी। बरसात हो रही, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन कुछ प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस प्रकार का माइक की व्यवस्था नहीं थी, 60,707 लोग कैसे मिलकर यहाँ इसी वैशाली को चुनते होंगे, बताता है कि मन कितने मिले हुए थे। किसी विषय पर सहमति किस प्रकार हम बना पाते, किस प्रकार आपस में संघर्ष नहीं होता। वैशाली का बड़ा सूक्ष्म संदेश है, जिसका अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। यदि हम वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वैशाली का हर नागरिक खड़ा हुआ उसने व्यवस्था का परिवर्तन किया, और उसमें उस प्रकार की गौरव की अनुभूति की मैं वैशाली का हूं। यदि आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं मागध में अवश्य में बड़ा फर्क है, दोनों की सोच में अंतर है। लेकिन उदय किसका हुआ? जिस समय वैशाली स्थापित थी उस समय मगध बढ़ना चाह रहा था, और जब मगध अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा था, सबसे बड़ी चुनौती वैशाली के रूप में स्थापित थी। उसने कौशल पर विजय प्राप्त की, अनेक जनपदों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वैशाली हारने वाली नहीं, क्योंकि वैशाली का हर नागरिक उस गौरव के साथ, शस्त्रों के साथ लड़ने के लिए तत्पर रहता था। मगध के लिए लड़ने के लिए केवल सेना रहती थी जिनको वेतन मिलता, लेकिन वैशाली का हर नागरिक अपने इस भूमि की सोच की रक्षा के लिए तत्पर था। लेकिन वैशाली का पतन क्यों हुआ? मगध और वैशाली दोनों में एक गंगा नदी के बीच में द्वीप को लेकर विवाद हुआ। उसमें कुछ खदान मिले थे, जिसको आपस में कौन कितना निकालेगा इस पर विवाद हुआ। सहमति बनी कि आधा वैशाली लेगी, आधा मगध को प्राप्त होगा। कुछ दिनों तक सहमति चलती रही, लेकिन इसी बीच में मगध नरेश थे अजातशत्रु। अजातशत्रु को लगा कि वैशाली का नाश कैसे हो, उन्हें तो आगे बढ़ना था, वैशाली को नष्ट करना था। तो उन्होंने अपने अमात्य वसाकार को, उस समय भगवान बुद्ध आए हुए थे वैशाली में, उनके पास भेजा और उनसे पूछा कि वैशाली का नाश कैसे हो। बुद्ध बैठे थे, बगल में आनंद बैठे थे। बुद्ध से जब प्रश्न किया गया, बुद्ध ने आनंद से पूछा, ये बताओ क्या वैशाली में वृद्धों का सम्मान होता है? आनंद ने कहा बिल्कुल होता है। क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? आनंद ने कहा बिल्कुल।
नित्य सभाएं होती हैं, क्या वैशाली में प्रतिवर्ष गणाधिपति का चयन होता है। सारी बातें उन्होंने स्वीकारात्मक बताई और तब भगवान बुद्ध ने कहा जहां इस प्रकार की सहमति हो, जहां लोगों के मन इस प्रकार मिले हों, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, उस वैशाली का पतन कभी नहीं हो सकता, उसका नाश कभी नहीं होगा। इसको जब वसाकार ने सुना बड़े निराश हुए, जाकर उन्होंने अजातशत्रु को कहा कि भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, और उन्होंने बताया कि मैंने इस प्रकार से बातें की थी। तब अजातशत्रु ने कहा तुमने भगवान बुद्ध की बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान बुद्ध तो साक्षात जो कहेंगे उसमें कहीं संदेह हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जब तक वैशाली में एकता स्थापित रहेगी, जब तक सभी गणराज्यों में एकता रहेगी, जब तक गणाधिपतियों में एकता रहेगी, तब तक वैशाली का क्षय नहीं होगा। लेकिन यदि इस एकता को भंग कर सके तो निश्चित है कि वैशाली का भी पतन होगा। और तब वसाकार को उन्होंने भेजा, निष्कासित किया, यह कहते हुए कि मैं तो निष्कासित करता हूं कि वैशाली जाओ, प्रयास करो कि आपस में इस प्रकार के फूट के बीज डालो कि लोग आपस में संघर्ष करने लगे। और जिस वैशाली में हर नागरिक गर्व के साथ शस्त्र उठाता था, उसके लिए वेतन नहीं मांगता था और उस प्रकार की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था, उसके जो चुने हुए अधिपति थे उनके बीच में जब संघर्ष हुआ तो छोटे से विवाद को अभिषेक पुष्करणी में एक स्नान को विवाद हुआ और उसमें अनुकूल समय था जब भगत ने आक्रमण कर दिया। लोग तत्पर थे लेकिन उस वैशाली का विनाश हो गया, क्योंकि आपस में फूट पड़ी, लोगों में छोटे विषयों पर भी समन्वय नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी और एक जब युद्ध हुआ तो आपस में लोग एक दूसरे के बीच में संघर्ष कर रहे थे। एक बहुत बड़ा संदेश इस वैशाली की धरती से इतनी महान परंपरा को लेकर इसका उदय हुआ, उसका विलंब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में समन्वय नहीं था, संघर्ष कर रहे थे। आज बिहार की क्या स्थिति, बिहार की क्या आवश्यकता है? यदि उस प्राचीन काल में जाते हैं तो वैशाली को स्थापित पाते हैं, हम उस मगध को स्थापित पाते हैं जिसमें शासक किसी जाति का हो सकता है, ऐसा अपवाद हमने दिया, जिसमें नंद वंश का उदय हुआ, सबसे निम्न वर्ग से आते थे। किसी पूरे भारत में आप देख लीजिए इस प्रकार का अपवाद नहीं है। चाणक्य चलते हैं तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजते। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद जब देखते हैं, जिस संघर्ष में हम लोगों को लचते देखते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो पहली बार जानना चाहता है किस जाति का है। कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन आप सोचिए कौन से लोग चुने गए, जो लोग चुने गए उनका आधार क्या था? क्या जो पार्टी ने टिकट दिया उसने देखा व्यक्ति कितना योग्य है, व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, व्यक्ति बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं, या केवल उसने देखा कि इस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग हैं, क्या इतने जाति के लोग हैं जिस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और भूमिका ठीक है, कोई चल रहा। आप सोचिए जो लोगों ने वोट दिया तो क्या आधार है? क्या हम लोगों ने देखा कि हमारा कैंडिडेट ईमानदार है कि नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट योग्य है या नहीं? बिल्कुल नहीं। और पूरे हर क्षेत्र में आप देखिए एक ही बात देखती है, जो हमारी युवा पीढ़ी को दसे जा रही है, ग्रसित हो चुके हैं। अब विवाद देखेंगे सोशल मीडिया पर पाएंगे कि हमारे जाति के कितने लोग जीते, हमारे जाति के कितने लोगों को टिकट मिला। अरे भाई इससे बिहार का क्या होगा? बिहार को क्या आवश्यकता है? आज बिहार की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ है और 30 वर्ष से कम उम्र की लगभग 9 करोड़ लोग हैं। हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की 2047 और विकसित भारत कैसे विकसित होगा यदि बिहार आप विकसित नहीं कर सकते? और बिहार विकसित करने का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति को बिहार में रोजगार उपलब्ध करा सकें, हर व्यक्ति को उचित शिक्षा उत्कृष्ट रोजगार बिहार में दे सकें। और जिस प्रकार के लोग नेतृत्व करेंगे, जाति के आधार पर चुने जाएंगे, लोग जाति के आधार पर वोट देंगे, जो विकल्प पर पैमाना होगा ही नहीं, तो क्या बिहार को 2047 तक उस प्रकार से ले जा सकेंगे? यदि कोई कहे कि हम सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी सरकारी नौकरी दे भी देते हैं, कितने लोगों को दे पाएंगे? कोई सरकार आ जाए, किसी दल की आ जाए, शायद 1% या कुछ अधिक। क्या 1% लोगों को सरकारी नौकरी देने से बिहार बदल जाएगा? बिहार को यदि बदलना है तो एक ही आवश्यकता है, सोच को बदलना होगा। प्राचीन काल में जो अखंड भारत को साम्राज्य को बना सके, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थी और उत्तर के भी पार तक थी। कारण क्या? हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। जातियां थी लेकिन उस प्रकार का मतभेद नहीं, क्योंकि वेदांत की धरती रही जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। इसीलिए आप देखें हर प्रकार के अपवाद इसी वैशाली की धरती पर, इसी प्राचीन मिथिला की धरती पर प्रस्तुत होते रहे। और आज हम क्या कर रहे हैं? संघर्ष में उलझे हुए हैं। कोई जाति के नाम पर कोई संप्रदाय को लेकर चल रहा है, कोई विचारधाराओं में मतभेद उलझा हुआ है,
कोई लिंग भेद को लेकर चल रहा है, उस बिहार में जिसमें अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी, आज क्या आवश्यकता है? यदि पूरे बिहार को आगे ले जाना होगा, हर व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको आगे ले जाना हो, और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। तो किसी स्कूल गांव में भी रहता हो, उसकी भी भूमिका है। यदि एक व्यक्ति पिछड़ा रहेगा तो बिहार आगे नहीं जाएगा। और बिहार में सबको आगे ले चलना, सबको साथ देना होगा। कोई सरकार आगे नहीं कर सकती जब तक लोग नहीं जागे। और यही अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, लोगों को जगाने का, व्यवस्था को बदलने का, जिसमें लोग चुने जाएं, जिसमें कुशल लोग नेतृत्व करें, जिसमें योग्य लोग नेतृत्व करें। युवा पीढ़ी में ऐसे योग्य लोग आए जिनके पास दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि जो हमारे पूर्वजों के पास थी। केवल जाति संप्रदाय आधार पर यदि हम आगे बढ़ते रहे, आपस में संघर्ष करते रहे, बिहार नहीं बदलेगा। भ्रम हो सकता है कि बिहार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। सत्ताएं बदल सकती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जिस प्रकार से पलायन आज हो रहा है, उससे जो विकास स्वरूप धारण करेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, एक आवश्यकता और उद्यमिता की क्रांति की, जिसमें हम अपने युवाओं को स्वरोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, उद्योग कैसे लगा सकते हैं, स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं, इसको करने की। और ये बहुत बड़ी चुनौती है, जनसंख्या बहुत बड़ी है। 9 करोड़ लोगों के लिए अगले 2 दशक में रोजगार देना है। तो आवश्यकता है कि आज से अपने गांव से, अपने विद्यालय से, अपने महाविद्यालय से प्रारंभ करें कि कैसे हम उद्योग लगा सकते हैं। यदि हम अपने गांव में गर्व करते हैं कि हमारे गांव से 5 IAS निकले, 5 IPS निकले, तो हम भ्रम में हैं। कितने IAS IPS निकले जिन्होंने गांव का कल्याण किया हो, जिन्होंने अपने गांव के बारे में घूमकर सोचा भी हो, या जिन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया हो। सोचिए, हम किस आधार पर अपने गांव का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन क्या हमने इस आधार पर मूल्यांकन किया कि हमारे गांव में कितने स्टार्टअप लगे, कितने लोग सफल उद्यमी बने, कितने लोग सफल व्यवसायी बने? इस परिभाषा को बदलना होगा। यदि नहीं बदलते हैं तो हम कहीं भ्रम में हैं। बिहार को बदलने के लिए आवश्यकता उद्यमियों की, बिहार को बदलने की आवश्यकता व्यवसायियों की। बिहार उस काल में जब अग्रणी था तो हमारे पास चंपा थी, जिसके अवशेष आज भागलपुर में है। उसको पूर्ण गणतंत्र विश्व का पहला नगर कहा, और चंपा का ऐसा प्रभाव था पूरे वियतनाम के लोगों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। आज जब गूगल पे चंपा टाइप करेंगे तो आपको उस प्राचीन चंपा का उल्लेख कम मिलेगा, लेकिन उस चंपा का मिलेगा उस चंपा के प्रेरणा से स्थापित हुई। यह बिहार की शक्ति थी। विक्रमशिला के एक आचार्य को बुलाने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 वर्ष पहले स्वर्ण दान किया। उसमें मंडली आई तो मंडली को लौटना पड़ा।